सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। दिस इज सौरभ हियर। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है वो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ इस वीडियो से। तो पहला जो चैप्टर हम लोग कर रहे हैं वो है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, जो आपका 11th का चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, उससे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले जो गिवन है क्या है कि वाई डू वी नीड टू क्लासीफाई एलिमेंट्स, मतलब जितने भी सारे एलिमेंट्स है, मान लीजिए हमारे जो अर्थ है, अर्थ में बहुत सारे एलिमेंट्स है, तो उन सारे एलिमेंट्स को क्या करना पड़ता है कि क्लासीफाई करना पड़ता है। व्हाट इज क्लासीफाई? क्लासीफाई मतलब हम लोग कुछ क्लास में डिवाइड कर देंगे, कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे। जैसे कि हमें क्या होता है कि ग्रुप्स में जब हम लोग डिवाइड कर देते हैं तब क्या होता है कि उनके प्रॉपर्टीज डिस्कस करने में या फिर प्रॉपर्टीज को लेके पढ़ने में क्या हो जाता है, बहुत ही आसान हो जाता है उस टाइम पे। नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा कि अलग अलग जो एलिमेंट्स है, मान लीजिए हमारा सोडियम है, पोटेशियम है, उसके बाद क्या है, ये दोनों सोडियम पोटेशियम, ये दो मान लीजिए मेटल है, ठीक है। अब इन दोनों मेटल में बहुत सारे सिमिलरिटीज है। ये दोनों क्या होता है, इन दोनों का वैलेंसी क्या होता है, आप लोगों को पता है 1 होता है। इन दोनों का क्या होता है, इन लोग क्या परफॉर्म करते हैं हमेशा, सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जैसे बेस प्रोड्यूस करते हैं, बेस या फिर एल्कली प्रोड्यूस करते हैं। आगे समझ में, स्ट्रॉन्ग एल्कली स्ट्रॉन्ग बेस प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सारे क्या हो गए, ये दोनों क्या हो गए, सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स हो गए। तो अगर हम लोग इन दोनों का केमिस्ट्री अलग अलग से पढ़ते तो क्या हो जाता, तो ऐसा हो जाता कि इन दोनों का जो सारे जितने भी सारे प्रॉपर्टीज है अलग अलग से पढ़ते तो क्या हो जाता कि हमें याद रखने में बहुत ही डिफिकल्टीज आती। तो अभी याद रखने में बहुत डिफिकल्टीज आती थी, लेकिन अभी अगर आप लोग एक ही साथ पढ़ोगे ना, अगर एक साथ पढ़ लोगे इन दोनों का प्रॉपर्टीज, मान लो एक साथ पढ़ लिया, एक ग्रुप बना के पढ़ लिया आप लोगों ने, तब क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। आप लोग एक साथ याद रख सकते हो सारे प्रॉपर्टीज। आ गया समझ में? तो प्रॉपर्टीज यू कैन रिमेंबर इजीली, ओके, व्हेन यू आर स्टडिंग दीज एलिमेंट्स टुगेदर। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला गया कि we know by now that elements are the basic units of all types of matter। तो जितने भी सारे मैटर है उनका जो बेसिक यूनिट होता है, बेसिक यूनिट क्या होता है आपका, बेसिक यूनिट जो होता है वो होता है आपका, बेसिक यूनिट क्या होता है आपका एलिमेंट। अब मान लीजिए एलिमेंट क्या है, मान लीजिए आपके पास एक घर है, ठीक है। अब घर बनाने के लिए क्या चाहिए, ब्रिक्स चाहिए। तो ब्रिक्स क्या हो गया, बेसिक यूनिट ऑफ दिस हाउस। अब यहाँ पे भी एलिमेंट क्या होता है, मान लीजिए आपके पास कोई भी एक सामान है, कुछ भी हो सकता है, वो चीनी हो सकता है, राइस हो सकता है, टेबल हो सकता है, चेयर हो सकता है, उसका सबसे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा, एलिमेंट। एलिमेंट का क्या होता है, एटम। आपको पता ही होगा, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब देखिए इन 1800 मतलब 1800 सेंचुरी में तो क्या हो गया, ओनली 31 एलिमेंट्स वर नोन। मतलब 1800 जो एडी साल था उस टाइम पे क्या याद था हम लोगों को, कितने एलिमेंट्स के बारे में पता था, 31 एलिमेंट्स के बारे में पता था बस। बट अभी कितने एलिमेंट्स के बारे में पता है, देखिए द नंबर ऑफ आइडेंटिफाइड एलिमेंट्स हैड मोर देन डबल टू 63। कब है, 1865 में। और उसके बाद क्या बोला गया कि एट प्रेजेंट 114 एलिमेंट्स आर नोन। मतलब अभी क्या पता है कितने एलिमेंट्स है हमारे इस धरती पे या फिर अर्थ पे, कितने एलिमेंट्स है, 114 एलिमेंट्स आर देयर। बट आप लोग अगर आप गूगल करोगे ना तो आपको मिल जाएगा कि अभी तक एक्चुअली 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं। एक्चुअली यहाँ पे इन्वेंशन हम नहीं बोल सकते, डिस्कवर बोलेंगे। कितने एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं, 118 एलिमेंट्स एक्चुअली अभी अगर आप गूगल करोगे तो आपका क्वेश्चन आ गया ना एग्जाम में। तो 114 भी आप यूज कर सकते हो क्योंकि ये एनसीईआरटी पे है, या फिर 118 भी आप मार्क कर सकते हो, ठीक है। टोटल नोन एलिमेंट्स टिल नाउ कितने हो गए, 118। अब देखिए ऑफ देम द रिसेंटली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स आर मैन मेड। आपको पता है अभी जो रिसेंटली जो डिस्कवर हो रहा है ना एलिमेंट्स, वो लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया जा रहा है। वो कैसे प्रिपेयर किया जा रहा है कि मैन मेड, आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया जा रहा है, वो नेचुरल नहीं है। जैसे कि बहुत सारे एलिमेंट, मान लीजिए सोडियम कहाँ पे मिलता है हमें, सोडियम क्लोराइड पे। सोडियम क्लोराइड कहाँ पे मिलता है, सी पे या फिर ओशन पे, ओशन या सी पे मिलता है ये सारे। NaCl जो होता है, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, जो हम खाते हैं सॉल्ट, टेबल सॉल्ट या फिर नॉर्मल सॉल्ट हम जिसको कहते हैं। तो अभी जो नया एलिमेंट्स मिल रहे हैं वो सारे क्या है, मैन मेड एलिमेंट्स है। उसके बाद क्या बोला गया, एफर्ट्स टू सिंथेसाइज न्यू एलिमेंट्स आर कंटिन्यूइंग। मतलब ये वाला जो नया एलिमेंट ढूंढने का जो प्रोसेस है वो अभी भी चल रहा है, ऐसा नहीं कि खत्म हो गया है। With such a large number of elements, it is very difficult to study individually the chemistry of all these elements
एंड देयर इन्यूमरेबल कंपाउंड्स इंडिविजुअली। आप मान लीजिए इतने सारे एलिमेंट्स है, कितने सारे एलिमेंट्स है हमारे पास 118 एलिमेंट्स। अब इनका कितने सारे कंपाउंड्स होंगे, बहुत सारे कंपाउंड्स होंगे और उनके प्रॉपर्टीज डिस्कस करना। मान लीजिए आप इंडिविजुअली कर रहे हो अलग अलग से, मान लो जैसे कि एग्जांपल दिया था मैंने, सोडियम का अलग से पढ़ लिया और पोटेशियम का अलग से पढ़ लिया। तो अगर आप अलग से पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा, याद रखने में बहुत सारे डिफिकल्टीज आएगी आपको। लेकिन अब अगर आप एक साथ पढ़ोगे सारे तो कोई डिफिकल्टीज ही नहीं आएगी आपके दिमाग में। आ गया समझ में? बहुत सारे एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज एक साथ याद हो जाएगा आपको, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। आप लोग इन सारे क्या है, सेम ग्रुप में आता है। आप लोगों को पता है, आप लोगों ने पढ़ा है क्लास 10 पे जो भी पीरियडिक क्लासिफिकेशन का एक चैप्टर था, तो उसमें पढ़ा है आप लोगों ने कि इन सारे जो एलिमेंट्स होते हैं उनके क्या होता है, सेम क्या होता है, सेम प्रॉपर्टी होता है। आ गया समझ में? तो इन सबको क्या कहते हैं हम लोग, इनका एक नाम भी है स्पेशल, इनको कहते हैं हम लोग एल्कली मेटल, क्योंकि ये एल्कलीस फॉर्म करते हैं, एल्कली मेटल। ये ग्रुप 1 में रहता है पीरियडिक टेबल में, याद है ना? ओके, तो अब देखते हैं। तो इंडिविजुअली इन्यूमरेबल कंपाउंड्स के इंडिविजुअली अगर हम लोग प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे तो क्या हो जाएगी, बहुत ही दिक्कतें आ जाएगी। अब क्या होगा, टू ईज आउट दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए क्या किया गया है कि साइंटिस्ट सर्च फॉर ए सिस्टमेटिक वे टू ऑर्गेनाइज देयर नॉलेज बाय क्लासिफाइंग द एलिमेंट्स। अब क्या कर दिया गया है, इन एलिमेंट्स को हम लोगों ने क्लासिफाई कर दिया, कुछ कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर दिए। तो एक ही ग्रुप में जो रहेंगे ना, उनके क्या होगा, उनका जो प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर होगा, एज वेल एज उनके कंपाउंड्स के जो भी प्रॉपर्टीज है वो भी क्या होगा, सिमिलर होगा। एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज भी सेम होगा, एज वेल एज क्या हो जाएगा, आपका जो कंपाउंड्स होंगे, कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएगा, आपका सेम हो जाएगा। दोनों का प्रॉपर्टीज, एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज भी सेम होंगे, कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएगा, आपका सेम हो जाएगा। आगे समझ में इतना। अब क्या बोला गया है कि, और वो भी सिस्टमेटिक वे होना चाहिए। सिस्टमेटिक वे माने मतलब ये कोई ट्रेंड होना चाहिए प्रॉपर वाला। विदाउट प्रॉपर ट्रेंड नहीं ढूंढ पाएंगे ना अपन कि किसमें क्या प्रॉपर्टीज है, सेम किसमें है। तो कोई भी एक हमें पैरामीटर चाहिए जिसके बदौलत हम लोग क्या कर देंगे कि अलग करेंगे। अलग मतलब एक ग्रुप में कुछ एलिमेंट्स को ले आएंगे, दूसरे ग्रुप में किसी भी एलिमेंट्स को ले आएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कैसे शुरू हुआ था ये क्लासिफिकेशन। तो देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इनटू ग्रुप्स development of periodic law and periodic table are consequences of systematizing the knowledge gained by number of scientists through their observation and experiments। तो ये वाला जो पीरियडिक टेबल का जो लॉ है, मतलब पीरियडिक टेबल कैसे फॉर्म हुआ था एक्चुअली, तो इसी से फॉर्म हुआ था। जिस तरीके से सिस्टमेटिक वे में जब किसी भी पर्सन ना, जो साइंटिस्ट थे पहले, वो क्या कर रहे थे कि सिस्टमेटिक वे में वो ऐसा ट्राई कर रहे थे कि उसको ग्रुप्स में डिवाइड किया जाए। आ गया ना समझ में? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पहले सारे भी जितने भी सारे एलिमेंट्स है उनके जो प्रॉपर्टीज है उसको आपको देखना पड़ेगा, अच्छे से ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तभी जाके क्लासिफाई कर पाएंगे हम लोग। मान ली आ गया ना समझ? मान लीजिए चीनी मीठा है और इसके साथ क्या है, आपके साथ और भी कोई मीठा चीज है, मान लीजिए रसगुल्ला है। तो हम लोग क्या करेंगे कि चीनी और रसगुल्ला और गुलाब जामुन इन सबको क्या कर देंगे, एक ही साथ कर देंगे। लेकिन वो कैसे पता चला आपको कि ये तीनों को एक साथ रखना है? क्योंकि हम लोगों ने टेस्ट किया है। टेस्ट मतलब ऑब्जर्वेशन किया है, मतलब हमारे टंग से क्या किया, मैंने ऑब्जर्व किया कि इन तीनों का स्वाद क्या है, मीठा है। आ गया समझ में? इन तीनों का टेस्ट में क्या है, स्वीट है। तो इन तीनों को मैंने एक साथ रख लिया। तो ऐसे ही चीज है। आ गया ना समझ में? तो यहाँ पे भी क्या कर रहा हूं मैं, जितने भी सारे एलिमेंट्स है, मान लीजिए ए बी सी 3 एलिमेंट्स है, उनको क्या करूंगा मैं, अगर प्रॉपर्टीज ए और बी का सेम है, इनको एक ग्रुप में डाल दूंगा मैं। और मान लीजिए और एक है डी, अगर सी और डी का एक है तो और एक ग्रुप में डाल दूंगा मैं। आ गया ना समझ में? तो ऐसे ऐसे करके क्या प्रोड्यूस हो गया, हमारा पीरियडिक टेबल आ गया इधर। द जर्मन केमिस्ट जोहान डोबेरिनर इन early 1800 was the first to consider the idea of trends of among the properties of elements। ठीक है, तो जोहान डोबेरिनर जो था, ये साइंटिस्ट क्या क्या था, इन साइंटिस्ट ने 1800 में, आप लोगों को पता है 1800 में क्या हुआ था, फर्स्ट 31 एलिमेंट्स आ गया था ना। तो उन एलिमेंट्स के बीच क्या कर रहा था वो, कि ढूंढ रहा था किसके किसके बीच कुछ प्रॉपर्टीज सिमिलर है, वो ढूंढ रहा था। आ गया ना समझ में? अब क्या कर दिया कि ये आइडिया ऑफ ट्रेंड्स अमंग प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स के जो प्रॉपर्टीज है उनके बीच कुछ आइडियाज ढूंढ रहे थे। कौन? जोहान डोबेरिनर उस टाइम पे 1800 में।
अब बाई 1829 29 साल लगा उसको, देखा है, समझ में आ रहा है ना, बहुत साल लग गया। ही नोटेड सिमिलरिटी अमंग द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। आपको पता है कोई भी मैटर के दो टाइप के प्रॉपर्टीज होते हैं, एक होते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब मान लीजिए फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब मेल्टिंग पॉइंट आपका आ गया, बॉइलिंग पॉइंट आ गया, डेंसिटी आ गया, ये सारे क्या हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज। और क्या है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब जो रिएक्शन में यूज होता है, रिएक्शन वाले प्रॉपर्टीज, मान लीजिए बेस के साथ रिएक्ट करके क्या होगा, एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या होगा, ये सारे प्रॉपर्टीज क्या हो गया आपका केमिकल प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सेवरल ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। अब क्या क्या कि इसने प्रॉपर्टीज तो देखा है, लेकिन कितने एलिमेंट्स की, 3 एलिमेंट्स की देखा है, आ गया समझ में। इन ईच केस ही नोटिस दैट द मिडल एलिमेंट ऑफ ईच triads has an atomic weight about the halfway between the atomic weight of other two। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि इसने क्या किया, डोबेरिनर साहब ने क्या किया कि 3 एलिमेंट ले लिया A, B, C और देखा इन लोगों, डोबेरिनर साहब ने क्या देखा कि इन तीनों का क्या है प्रॉपर्टी, क्या है सेम प्रॉपर्टी है। इन तीनों का प्रॉपर्टी क्या है सेम प्रॉपर्टी है। अब इन तीनों का प्रॉपर्टी जब सेम हो गया ना, तो उसने देखा कि इसका अगर एटॉमिक वेट मान लीजिए WA है, इसका अगर एटॉमिक वेट WB है और इसका अगर एटॉमिक वेट WC है, तो उसने देखा कि ऑलमोस्ट मिडिल वाला जो है, मिडिल वाला कौन सा है WB, इधर दिख रहा है ना, ये मिडिल वाला है, मिडिल वाला का जो एटॉमिक वेट है वो क्या हो जाएगा WB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा दोनों का हाफ, मतलब एक एवरेज आ जाएगा किसका WA प्लस WC बाई क्या हो जाएगा 2, इसका हाफ आ जाता है ऑलमोस्ट। तो ये वाला जो लॉ दिया है उसने ना, उसको क्या कहते हैं हम लोग लॉ ऑफ ट्रायड्स। आ गया समझ में, इसको क्या कहते हैं हम लोग लॉ ऑफ ट्रायड्स। ऑल्सो द प्रॉपर्टीज ऑफ मिडल एलिमेंट वेयर बिटवीन द दोज ऑफ अदर। यहाँ पे बोला है 2 मेंबर्स, ठीक है, अदर 2 मेंबर्स मतलब 2 मेंबर्स के ये दोनों जो मेंबर है ना A और B के बीच क्या रहेगा आपका मिडिल मेंबर कौन सा है C, इधर आएगा ना समझ में। अरे सॉरी, मिडिल मेंबर क्या हो गया आपका B। ओके, अब देखते हैं लॉ ऑफ ट्रायड्स। लॉ ऑफ ट्रायड्स ये हो गया। अब सेम टू बी वर्क ओनली फॉर फ्यू एलिमेंट्स। अब देखा गया क्या ये वाला जो लॉ उस साइंटिस्ट ने या फिर डोबेरिनियर ने बताया था वो क्या हो गया कि कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स के लिए, कुछ चुनिंदा एलिमेंट्स के लिए था वो। ऐसा नहीं कि बहुत सारे एलिमेंट जितने भी डिस्कवर होते रहे ना सारे के लिए वैलिड हो गया, सारे के लिए वैलिड नहीं हुआ है। वैलिड किसके लिए हुआ, बस कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स के लिए, बहुत सारे कम एलिमेंट्स के लिए हुआ है। तो ये वाला प्रॉपर्टी क्या हो गया, ये वाला जो स्टेटमेंट दिया था उसने कि लॉ ऑफ ट्रायड्स वाला जो स्टेटमेंट दिया था वो क्या हो गया, उसके बाद वॉइड हो गया। वॉइड क्या मतलब उन लोग मान नहीं रहे थे, उसके बाद कोई भी साइंटिस्ट या फिर लोगों ने मान नहीं रहे थे। आ गया ना समझ में। उसके बाद द नेक्स्ट रिपोर्टेड अटेम्प्ट टू बी क्लासिफाइड एलिमेंट्स बाय द मेड बाय ए फ्रेंच जियोलॉजिस्ट कैन कोर्टेस जो था वो था 1862 में किया था। ही अरेंज देन द नोन एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स। अब वो इंक्रीज देखो यहाँ पे क्या किया था डोबेरिनर ने, क्या किया था बस 3 एलिमेंट्स ले लिया था जिन तीनों का प्रॉपर्टी सेम है। उसके बाद क्या देखा था उसने कि तीनों का जो मिडिल वाला है उसका एवरेज एटॉमिक वेट क्या होता है, जो पहला वाला होता है और तीसरा वाला होता है उन दोनों का एटॉमिक वेट का इक्वल होता है। अब इधर देखिए जो और एक साइंटिस्ट है उसने क्या किया कि अब एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या कर दिया उसको प्रॉपर एटॉमिक ऑर्डर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या कर दिया उसने उसको अरेंज कर दिया। आ गया ना समझ में। अब यहां पे क्या देखा गया कि ये भी उतना ज्यादा अट्रैक्ट नहीं किया किसी को। बट उसके बाद इंग्लिश केमिस्ट आता है एक अलेक्जेंडर न्यूलैंड। तो आपको पता है न्यूलैंड का ऑक्टेव आता है। तो क्या किया है उसने क्या बोला है कि he arranged the elements in increasing order of their atomic weights and noted that every 8th element had the properties similar to the first element। तो यहाँ पे क्या किया है कि जो ऑक्टेव है न्यूलैंड ने क्या किया कि यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट उसने क्या कर दिया अरेंज कर दिया एलिमेंट्स को। तो यहाँ पे देखिए 7, 9, 11, 12, 14, 16, 19 ऐसे इंक्रीज कर दिया। अब इंक्रीज करने के बाद देखिए यहाँ पे नंबर दीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ पे देखिए सोडियम वाला 8 नंबर पे आ रहा है ना। तो 8th एलिमेंट पे जाके क्या हो रहा है, इसका प्रॉपर्टीज का रिपीटेशन हो रहा है। मतलब लिथियम और सोडियम का प्रॉपर्टी क्या सेम है, सोडियम और पोटेशियम का प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आपका प्रॉपर्टीज क्या हो गया सेम हो गया इन तीनों का। क्यों, क्योंकि 8th एलिमेंट बाद क्या बोल रहा था न्यूलैंड बोल रहा था कि 8th एलिमेंट जो मिलेगा हमें इस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक ऑर्डर में
उसका प्रॉपर्टी क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट के सेम होगा। आ गया ना समझ में इतना? ओके। अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर के टाइम पे ना मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए सोडियम का कितना है 23, अब देखिए लिथियम का कितना है 7 और इसका पोटेशियम का 39। तो एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम कितना हो जाना चाहिए, एटॉमिक वेट ऑफ लिथियम प्लस क्या हो जाना चाहिए, एटॉमिक वेट ऑफ पोटेशियम बाई 2 हो जाना चाहिए। आ गया समझ में? तो क्या हो जाना चाहिए, एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम इतना हो जाना चाहिए। तो एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम क्या है 23। अब इधर से कैलकुलेट कर लीजिए, 7 प्लस कितना हो जाएगा 39 बाई 2 कितना हो जाएगा आपका, 7 प्लस 13, 39 प्लस 7 इज और 46। तो 46 बाई 2 क्या आ रहा है 23 आ रहा है, देख लेना आपने। तो ऐसे भी सारे ऑलमोस्ट इक्वल आ जाएंगे सारे, मतलब आप ऐड करो 40 प्लस 137 बाई 2 करो, कितना आ जाएगा आपका ऑलमोस्ट 88। ठीक है 88 आ जाएगा। तो ये है आपका केसेस यहाँ पे। आ गया समझ में? ओके। अब यहां पे क्या है कि हम लोगों ने न्यूलैंड्स का जो ऑक्टेट रूल है वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब यहां पे और एक साइंटिस्ट है, देखिए यहां पे क्या बोला है, द पीरियडिक लॉ एज वी नो इट टुडे इट्स डेवलप्ड टू रशियन केमिस्ट डिमिट्री मेंडलीफ। तो मेंडलीफ ने क्या किया था, जो हमारा मॉडर्न पीरियडिक टेबल है ना उसका जो बेस था वो किसने बनाया था एक्चुअली, हमारा मेंडलीफ जो साइंटिस्ट था एक्चुअली, वो बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है ना, मेंडलीफ पीरियडिक टेबल हम लोग पढ़ते हैं। तो और क्या बोला गया, और एक साइंटिस्ट था जो कि जर्मन केमिस्ट था। जर्मन केमिस्ट कौन है, ये एक रशियन केमिस्ट और एक जर्मन केमिस्ट। जर्मन केमिस्ट कौन है, लोथर मेयर। लोथर मेयर ने बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट दिया था, वो हम लोग पढ़ेंगे अभी। देखिए तो इन लोगों ने क्या प्रपोज किया है, प्रपोज दैट ऑन अरेंजिंग एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स सिमिलरिटीज अपीयर इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अरेंजिंग एलिमेंट्स इन क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। ठीक है, तो अगर हम लोग एटॉमिक वेट जो है ना, एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग एलिमेंट्स को क्या करेंगे, अरेंज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, उनके प्रॉपर्टीज फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टी क्या होगा, रेगुलर इंटरवल के बाद सेम सेम होगा। जैसे कि हम लोगों ने देखा था अभी न्यूलैंड्स ऑफ ऑक्टेट में। ऑक्टेट में क्या होता है, कितने पीरियड बाद होता है, आफ्टर 7 एलिमेंट्स। आ गया ना समझ में? इतने देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, आफ्टर 7 एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, फिर से प्रॉपर्टी सेम हो जाएगा। आ गया ना समझ में? तो यहाँ पे भी सेम चीज ही बोला गया है। देखिए आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स, यहाँ पे रेगुलर इंटरवल बोला गया है। इधर रेगुलर इंटरवल मतलब कुछ एक इंटरवल के बाद क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टीज हमेशा सेम सेम मिलने लगेंगे अपना, जैसे कि पीरियडिक फंक्शन होता है उस टाइप का। अब क्या बोला गया कि लोथर मेयर प्लॉटेड फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज एटॉमिक वॉल्यूम। तो लोथर मेयर ने क्या किया था कि एटॉमिक वॉल्यूम के साथ किसका ग्राफ ड्रॉ किया है उसने, अगेंस्ट एटॉमिक वेट। आ गया समझ में? मतलब मेल्टिंग पॉइंट का भी ड्रॉ किया उसने, बॉइलिंग पॉइंट का भी, जितने भी सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज, एक्चुअली फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ क्या ड्रॉ किया उसने, एटॉमिक वॉल्यूम के साथ किसका ग्राफ ड्रॉ किया, एटॉमिक वेट का ग्राफ ड्रॉ किया उसने। एंड ऑब्टेन ए पीरियडिकली रिपीटेड पैटर्न। ठीक है, अनलाइक न्यूलैंड्स लोथर मेयर ऑब्जर्व ए चेंज इन लेंथ ऑफ रिपीटिंग पैटर्न। अब देखिए ये वाला जो ग्राफ ड्रॉ किया उसने, देखिए इधर क्या है, जो टॉप वाला पोजीशन है, देखिए टॉप वाला पोजीशन में रेड से मार्क कर रहा हूं, इधर क्या है, लिथियम, इधर सोडियम, ये पोटेशियम, ये रुबिडियम। ठीक है, तो ये सारे जितने भी सारे एलिमेंट्स है, देखिए ये सारे कौन से एलिमेंट्स है, ये सारे एलिमेंट्स है आपका टॉप में क्या रहता है, लोथर मेयर कर्व, इसको हम लोग लोथर मेयर कर्व कहते हैं। यहाँ पे एटॉमिक वेट है, एटॉमिक वेट का इंक्रीजिंग ऑर्डर पे है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये एटॉमिक वेट का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये इंक्रीज हो रहा है एटॉमिक वेट। और इधर क्या है, एटॉमिक वॉल्यूम। अब देखिए इसका जो ग्राफ ड्रॉ किया गया है, इसके जो टॉप मोस्ट पोजीशन है, टॉप मोस्ट पोजीशन में क्या मिल रहा है, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम। तो ये सारे क्या है, इनके सारे प्रॉपर्टीज भी सेम है। इन सबको हम लोग क्या कहते हैं, एल्कली मेटल्स। ये सारे एल्कली मेटल्स है आपका। आगे समझ में? तो लोथर मेयर कप के टॉप पे क्या रहता है, टॉप पे हमेशा रहता है एल्कली मेटल्स। अब लोथर मेयर कप के देखिए जो आपका ये डिक्रीजिंग वाला पार्ट है, डिक्रीजिंग वाला पार्ट जो नीचे आ रहा है, नीचे वाला पार्ट में क्या रहा है, बेरियम इधर है, इधर मैग्नीशियम है, इधर कैल्शियम है जो नीचे आ रहा है। इधर देखिए नीचे डाउनवर्ड जा रहा है ना, ये डाउनवर्ड, इधर क्या स्ट्रोंशियम है।
तो ये सारे एलिमेंट कौन सा ग्रुप, ग्रुप नंबर 2 का है ये। तो इन सारे एलिमेंट्स को क्या कहते हैं हम लोग, तो लोअर साइड में जो जा रहे हैं मतलब डिक्रीजिंग या फिर डाउनवर्ड ट्रेंड पे कौन से आ रहे हैं, डाउनवर्ड पे आ रहे हैं आपका जो भी एल्कालाइन अर्थ मेटल है। एल्कालाइन अर्थ मेटल मतलब कौन से है, एल्कालाइन अर्थ मेटल्स, एल्कालाइन अर्थ मेटल्स आ रहे हैं। एल्कालाइन अर्थ मेटल्स कौन से है आपका, हो गया कैल्शियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड स्ट्रोंशियम। आ गया समझ में, ये सारे क्या है, एल्कालाइन अर्थ मेटल है। वो कहां पे रहते हैं, हमेशा डिक्रीजिंग पार्ट में या फिर डाउनवर्ड पार्ट में। अब अपवर्ड पार्ट में कौन सा रहता है, देखिए अपवर्ड पार्ट वाला मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे फ्लोरीन, अपवर्ड पार्ट में कौन सा है क्लोरीन, अपवर्ड पार्ट में कौन सा है ब्रोमीन। आ गया ना समझ में। तो ये सारे देखिए जो ग्रीन ग्रीन है ना वो अपवर्ड पार्ट में, तो अपवर्ड पार्ट में कौन से है, सारे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इन सारे एलिमेंट्स को क्या कहते हैं हम लोग, हेलोजन कंपाउंड्स। तो ये सारे क्या है आपका, हेलोजन कंपाउंड्स, सारे हो गए आपका हेलोजन कंपाउंड्स। आ गया ना समझ में। तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे एल्काली मेटल्स कहां पे रहता है, लोथरमेयर कर्व के टॉप पे रहता है। अब डिक्रीजिंग या फिर डाउनवर्ड वाले पार्ट में क्या रहता है, एल्कालाइन अर्थ मेटल, और इंक्रीजिंग मतलब अपवर्ड पार्ट में क्या रहता है आपका, सारे हेलोजन एलिमेंट्स रहते हैं लोथरमेयर कर्व का। तो ये आपको याद नहीं रखना है इतना कुछ, बस आपको जानना जरूरी है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन भी आ सकता है। अब देखिए क्या बोला गया, लोथरमेयर हैड डेवलप्ड ए टेबल ऑफ द एलिमेंट्स दैट क्लोजली रिजेंबल्स द मॉडर्न पीरियडिक टेबल। तो लोथरमेयर ने इसके ऊपर डिपेंड करके, इस कर्व जो ड्रॉ किया है उसने, उसके ऊपर डिपेंड करके उसने भी एक टेबल बनाया था। और उस टेबल में क्या हुआ था कि जितने भी सारे प्रॉपर्टीज है वो सेम सेम आ रहा था, इसके एक के नीचे और एक। आ गया ना समझ में। अब हाउएवर हिज वर्क वाज नॉट पब्लिश्ड अंटिल आफ्टर द वर्क ऑफ डिमिट्री मेंडलीफ। अब मान लीजिए उसने ना काम किया है लेकिन उसने बताया ही नहीं किसी को इस काम के बारे में कि उसने किया है, अच्छे से ये वाला ऑब्जर्व किया है, उसने ग्राफ प्लॉट किया है, लेकिन ये वाला पब्लिश नहीं हुआ। क्यों पब्लिश नहीं हुआ, क्योंकि उसने एक्सप्रेस नहीं किया किसी के पास। अब क्या है, डिमिट्री मेंडलीफ जब आया, मेंडलीफ भी सेम चीजें किया, सेम चीज ही उसने किया है। तो उसने जब किया ना तब उसने क्या कर दिया, इस काम को पब्लिश कर दिया। तब क्या हो गया, वो पॉपुलर हो गया ज्यादा, इसलिए लोथरमेयर से पॉपुलर कौन ज्यादा हो गया, मेंडलीफ। अब देखिए इधर देखिए, अब यहाँ पे क्या बोला गया कि आपका जो मेंडलीफ है, मेंडलीफ ने क्या बोला है, देखिए व्हाइल डोवेरियर इनिशिएटेड द स्टडी ऑफ पीरियडिक रिलेशनशिप। देखिए डोवेरियर ने क्या दिया था, आपका लॉ ऑफ ट्रायड्स दिया था। उसके बाद न्यूलैंड ने क्या दिया था, लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था। उसके बाद क्या आ गया आपका, मेंडलीफ आ गया। मेंडलीफ ने क्या दे दिया, मेंडलीफ ने पीरियडिक एक लॉ ही दे दिया कि पीरियडिसिटी कैसे चेंज होता है, मतलब एलिमेंट्स के अंदर कैसे कैसे आपको किस एलिमेंट के बाद एक सिमिलर प्रॉपर्टीज का और एक एलिमेंट मिलेगा, उसके रिलेटेड एक लॉ ही दे दिया उसने। कैसा लॉ, यहां पे बोला गया कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर ए पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। मतलब एटॉमिक वेट का क्या होता है, पीरियडिक फंक्शन होता है। हम लोगों ने बोला था पीरियडिक मतलब क्या, जो सेम चीज बार बार रिपीट होता है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है। क्या रिपीट हो रहा है, एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज या फिर एलिमेंट्स के जो कंपाउंड्स होते हैं उनके प्रॉपर्टीज रिपीट हो रहा है इधर। तो यहाँ पे क्या बोला है, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स क्या है, आर पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। तो जो भी एक फंक्शन है क्या है, प्रॉपर्टीज, ठीक है, एलिमेंट्स के जो प्रॉपर्टीज है। मान लीजिए यहाँ पे कुछ देने के बाद यहाँ पे एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज आ जाते हैं, आ गया ना समझ में। तो यहाँ पे आ गया प्रॉपर्टीज, तो समझ में आ गया ना प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज जो है वो किसका फंक्शन है, फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट्स। आ गया ना समझ में, एटॉमिक वेट्स, एटॉमिक वेट्स मतलब मेंडलीफ ने क्या बताया कि एलिमेंट्स के जो भी सारे प्रॉपर्टीज है वो एक्चुअली डिपेंड किसके ऊपर करता है, हमेशा एटॉमिक वेट के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि और कुछ के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमेशा एटॉमिक वेट के ऊपर। एटॉमिक वेट के ऊपर क्या डिपेंड करता है, प्रॉपर्टीज। मान लीजिए मैंने लिख दिया f of x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो इस एक्स स्क्वायर वैल्यू डिपेंड किसके ऊपर करेगा, इस x के ऊपर। मान लीजिए f of 2 कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर मतलब 4। f of -2 कितना हो जाएगा, f of -2 आ जाएगा आपका -2 का स्क्वायर, वो भी आ जाएगा क्या, 4। आ गया ना समझ में। मतलब यहाँ पे इस एक्स स्क्वायर का वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इस एक्स के ऊपर। मतलब एक्स स्क्वायर इज फंक्शन ऑफ एक्स इधर। तो यहाँ पे भी पीरियडिक प्रॉपर्टीज इज फंक्शन ऑफ क्या, एटॉमिक वेट। आ गया ना समझ में। यहाँ पे एटॉमिक वेट के ऊपर ही डिपेंड करता है, क्या बोला गया है कि प्रॉपर्टीज। मतलब ये वाला जो पीरियडिक प्रॉपर्टीज है ना, पीरियडिक प्रॉपर्टीज आर डिपेंडेंट, एक्चुअली पीरियडिक प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन व्हाट, डिपेंड ऑन आवर एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट के ऊपर डिपेंड करता है।
तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि प्रॉपर्टीज, ये मेंडलीफ ने बताया, प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन व्हाट, डिपेंड्स ऑन एटॉमिक वेट्स ऑफ एलिमेंट्स। आगे समझ में, ये मेंडलीफ ने बताया। अब देखिए, मेंडलीफ अरेंज एलिमेंट्स इन हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स in of a table in order of their increasing atomic weights in such a way that elements with similar properties occupied same vertical column। तो same vertical column पे जो होता है उनका properties क्या है, same है। देखिए ये है मेंडलीफ का पीरियडिक टेबल अपना। तो मेंडलीफ का जो पीरियडिक टेबल है उसमें देखिए एनसीईआरटी बुक से लिया है मैंने, तो यहाँ पे क्या बोला गया कि सेम वर्टिकल कॉलम पे जो है उनका क्या है, प्रॉपर्टीज सेम है। देखिए लिथियम और सोडियम एक साथ है, इनका प्रॉपर्टीज सेम है। पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो इन सब का प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है। यहाँ पे भी देखिए मैग्नीशियम, बेरिलियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इन सब का भी प्रॉपर्टीज क्या है, सेम सेम है। यहाँ पे भी देखिए क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, इन सब का भी क्या है, प्रॉपर्टीज सेम सेम है। आ गया ना समझ में। इन सबको क्या कहते हैं हम लोग, हेलोजन कंपाउंड्स। ये सारे हो गए हेलोजन, ठीक है, हेलोजन। और ये सारे क्या हो गए, एल्कालाइन अर्थ मेटल, और ये क्या हो गया, एल्कली मेटल। आ गया ना समझ में। तो सेम ग्रुप वाले जो एलिमेंट्स होंगे उनके क्या होंगे, प्रॉपर्टीज सेम होगा इधर। अब और यहाँ पे देख लीजिए एक बार थोड़ा सा कि मेंडलीफ का जो पीरियडिक टेबल था उनमें पीरियड कितने थे। देखिए पीरियड यहाँ पे देखिए इधर पीरियड कितने, यहाँ पे 1 2 3 करके दिया है, लेकिन इनको एक ही माना गया था। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 पीरियड्स। आ गया ना समझ में। यहाँ पे पीरियड कितना था, मेंडलीफ का जो पीरियड टेबल था उसमें पीरियड कितना था, पीरियड कितना था 7 नॉर्मली इधर। और ग्रुप्स कितने थे, देखिए ग्रुप्स 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो कितने आ गया, 9 ग्रुप्स आ गया इधर, ऑलमोस्ट 8 ग्रुप्स था एक्चुअली। तो ग्रुप्स कितने थे, ग्रुप्स आ गया आपका 8 ग्रुप्स, ठीक है। तो ये इतना खास इंफॉर्मेशन नहीं है कुछ, ये आप पढ़ भी सकते हो, नहीं भी पढ़ सकते, कुछ फायदा नहीं है इसका, उतना कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं है ये। आ गया ना समझ में इतना, ओके। अभी देखते हैं अपन नेक्स्ट क्या बोला गया है। मेंडलीफ सिस्टम ऑफ क्लासिफाइंग एलिमेंट्स वाज मोर इलेबोरेट, मतलब बहुत ही एक्सप्लेन किया हुआ था वो लोथर मेयर से। लोथर मेयर ने क्या किया था, बस कर्व प्लॉट कर दिया एक, और कर्व के ऊपर क्या था, कर्व के ऊपर सेम पोजीशन वाले जितने भी एलिमेंट्स थे उनका क्या हो गया था, प्रॉपर्टीज सेम आ गया था। बट मेंडलीफ ने क्या बताया कि मेंडलीफ ने बोला क्या कि एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग अगर हम लोगों ने अरेंज कर दिया तो एक स्पेसिफिक एलिमेंट के बाद क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉपर्टीज भी सेम आ जाएगा। आ गया ना समझ में। अब he fully recognized the significance of periodicity, used broader range of physical and chemical properties to classify the elements। आ गया ना समझ में। बस इतना, इसमें कुछ खास बात नहीं है, बस नॉर्मली बताया गया है। उसके बाद मेंडलीफ relied on the similarities of empirical formulas and properties of compounds formed by elements। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला देखिए, मान लीजिए अपना आ गया सोडियम, मान लीजिए सोडियम, सोडियम का कुछ भी हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, मतलब वो बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये स्ट्रॉन्ग बेस है, और पोटेशियम भी क्या है, KOH स्ट्रॉन्ग बेस है। आ गया ना समझ में। तो इन दोनों का प्रॉपर्टीज क्या है, ऑलमोस्ट सेम है ना। तो इनका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला, मतलब मान लीजिए MOH करके लिख सकते हैं ना हम लोग, जनरल फॉर्मूला। तो इसी की बात कर रहा है कि इस टाइप के फॉर्मूला के ऊपर उसने डिपेंड किया था कि सेम आ रहा है या नहीं, ओके। अब he realized that some of the elements did not fit in with his scheme of classification if the order of atomic weight was strictly followed। He ignored the order of atomic weights, thinking that atomic measurements might be incorrect, and placed the elements with similar properties together। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि उसने क्या देखा कि फर्स्ट में क्या किया था उसने, एटॉमिक वेट का इंक्रीजिंग ऑर्डर पे उसने प्लॉट कर दिया सारे एलिमेंट्स। मान लीजिए ABCDEFGH ऐसे प्लॉट कर दिया, I प्लॉट कर दिया। अब उसने क्या देखा कि इन दोनों का जो एटॉमिक वेट है ना उसमें कुछ गड़बड़ है। मान लीजिए D का वेट ज्यादा है और इसका कम है, तो क्या हो जाएगा, इसका ज्यादा है, मतलब D का एटॉमिक वेट मैं लिख रहा हूं ज्यादा है और E का क्या है, कम है। तो E पहले आना चाहिए था ना पोजीशन पे, लेकिन उसने क्या कर दिया, ऐसे ही प्लॉट कर दिया। क्यों, उसने देखा कि D के साथ जो है ना, D के साथ जो I का है प्रॉपर्टी सेम है, इसलिए उसने क्या कर दिया, एक ही ग्रुप में प्लॉट कर दिया अपने मर्जी से। तो उसने इसके रिगार्डिंग एक्सप्लेनेशन क्या दिया कि माइट बी द एटॉमिक मेजरमेंट्स। एटॉमिक मेजरमेंट्स मतलब इसका जो एटॉमिक मास का जो मेजरमेंट है वो शायद गलत हो सकता है।
आ गया ना समझ में? इसके पीछे एक्सप्लेनेशन ये दिया था इसने बट एटॉमिक वेट का मेजरमेंट तो कभी भी गलत नहीं हो सकता ना। उसने मतलब किसी ने भी तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से उसने कैलकुलेट किया है अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाता है आपका, फर्स्ट एक्सेप्शन जो होता है। एक्सेप्शन क्या है इधर देखिए अच्छे से देखिए ध्यान से इस पीरियोडिक टेबल को। मैं ये मिटा रहा हूं पहले क्योंकि अच्छे से दिखाई देगा तब आप लोगों को। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये वाला आयोडीन देखिए, ये आयोडीन देखिए और ये टेलुरियम देखिए। टेलुरियम का एटॉमिक वेट कितना है यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। टेलुरियम का एटॉमिक वेट कितना है 127.6 और आयोडीन का एटॉमिक वेट कितना है 126। तो 127 126 छोटा है, फिर भी आयोडीन क्या है किसके बाद में है, टेलुरियम के बाद में प्लॉट किया गया है। लेकिन इसके पीछे एक्सप्लेनेशन क्या है कि आयोडीन का जो प्रॉपर्टी है ना वो ब्रोमीन का सिमिलर है और क्लोरीन के भी सिमिलर है और फ्लोरीन के भी सिमिलर है। इसलिए क्या किया गया है कि फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन जिस ग्रुप में है उसी के नीचे किसको प्लॉट किया गया है कि आयोडीन को प्लॉट कर दिया उसने। आ गया ना समझ में? तो ये एक्सेप्शन है, मैं बता रहा हूं। मेंडेलिक पीरियोडिक टेबल का एक आप लोग डिफेक्ट भी कह सकते हो इसको। क्या डिफेक्ट है कि उसने बताया था कि सारे जो एलिमेंट्स है उनको कैसे अरेंज करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, मतलब छोटा से बड़ा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, बड़ा से छोटा हो गया। आ गया ना समझ में? तो ये एक एक्सेप्शन है। लेकिन इसके पीछे रीजन क्या दिया उसने कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन सबका प्रॉपर्टी सेम है, इसलिए आयोडीन को इधर ही प्लॉट किया है उसने, ना कि इस ग्रुप में प्लॉट कर दिया। इसमें प्लॉट नहीं किया आयोडीन को। आ गया ना समझ में? आयोडीन को इधर प्लॉट नहीं किया इसने। आयोडीन को किस में प्लॉट कर दिया इसने, ग्रुप 7 में, क्योंकि उनके प्रॉपर्टी सेम आ रहे थे। आ गया ना समझ में? ये एक डिफेक्ट हो सकता है आपका मेंडेलिक का पीरियोडिक टेबल का एक डिफेक्ट, या फिर जो भी है डिफेक्ट हो सकता है, या फिर एक्सेप्शन बोल सकते हो आप। आ गया ना समझ में? एक्सेप्शन भी बोल सकते हो आप इधर। आ गया ना समझ में? तो यहाँ पे बोला गया है कि आयोडीन विथ लोअर एटॉमिक वेट, क्या कहां पे आयोडीन विथ लोअर एटॉमिक वेट देन दैट ऑफ टेलुरियम। टेलुरियम से लोअर एटॉमिक वेट है, फिर भी उसको क्या कर दिया है कि बाद में प्लॉट किया गया है। आ गया ना समझ में? ओके तो कीपिंग हिज प्राइमरी एम ऑफ अरेंजिंग एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज, तो उसका मेन एम क्या था कि सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले को एक ग्रुप में रखना है, और कुछ एम ही नहीं था उसके पास मेन एम क्या था कि सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट को सेम ग्रुप में रखना है। उसके बाद और एक जो अच्छा काम किया, ये बहुत ही अच्छा काम किया है उसने। देखिए क्या काम किया है उसने, क्या किया कि देखिए ही प्रपोज दैट सम ऑफ द एलिमेंट्स वेर स्टिल अनडिस्कवर्ड। उसने क्या बोला है कि कुछ एलिमेंट्स, मान लीजिए ए और ई कुछ एलिमेंट है, उसके बीच एक एलिमेंट बी है जो कि अनडिस्कवर्ड है। ये वाला एलिमेंट क्या है, अनडिस्कवर्ड, अभी भी डिस्कवर नहीं हुआ है। तो उसने ना पहले ही भविष्यवाणी करके गया था। क्या बोला गया था कि फ्यूचर बोल के गया था कि उसने कि इसमें इन ए और ए के बीच में एक एलिमेंट आएगा अलग से, ठीक है। उसने क्या कर दिया कि फ्यूचर बोल दिया कि इसमें एक तो आएगा कुछ, ठीक है। तो ये कैसे किया उसने, देखिए, क्योंकि जब वो अरेंज कर रहा था अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आवर एटॉमिक वेट, तब क्या देखा उसने, जब अरेंज कर रहा था तब बीच में क्या आ गया था कि कभी कभी ऐसा हो गया था कि जो एलिमेंट्स वो अरेंज कर रहा था तब ऐसा हो गया था कि बीच में एक एलिमेंट मिसिंग हो रहा था, कि उसका ट्रेंड मिल नहीं रहा था, मतलब उसके जो एलिमेंट्स है ठीक से अरेंज नहीं हो पा रहा था। तब उसने क्या किया, एक गैप दे दिया, मतलब ए और ई के बीच क्या रख दिया, एक गैप रख दिया उसने, और उसने बता दिया कि यहाँ पे एक एलिमेंट डिस्कवर होने वाला है। आ गया ना समझ में? तो आप देखिए लेफ्ट सेवरल गैप्स, ऐसे सेवरल गैप्स रख दिया उसने पीरियोडिक टेबल पे। अब उसके बाद जो गैलियम एक एलिमेंट है और जर्मेनियम एक एलिमेंट है, वो ऐसे ही डिस्कवर हुआ था। उसने उसके बारे में कुछ बता के गया था, पहले ही बता के गया था। देखिए ही लेफ्ट द गैप अंडर एल्यूमिनियम एंड ए गैप अंडर सिलिकॉन। अब देखिए और उसका नाम क्या दिया था, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन। देखिए एका मींस डाउन, मतलब यहां पे देखिए एल्यूमिनियम के नीचे क्या है आपका, ये वाला गैप, एल्यूमिनियम के नीचे ये वाला गैप उसने छोड़ दिया था। इसका मेंडेलिफ का जो पीरियोडिक टेबल था ना, उसमें ये थोड़ा सा वो हो गया, हाँ। अब देखिए, ये देखिए एल्यूमिनियम के नीचे वाला जो पोजीशन है ना, वो क्या है आपका, गैलियम का पोजीशन। अब गैलियम का पोजीशन है ना, वो छोड़ दिया था। उस टाइम के गैलियम इन्वेंट ही नहीं हुआ था, मतलब डिस्कवर ही नहीं हुआ था। तो उसने क्या बता के गया था कि इस जगह पे एक एलिमेंट आएगा जिसका प्रॉपर्टीज किसके अकॉर्डिंग, मतलब किसके साथ सेम होगा, एल्यूमिनियम के साथ सेम होगा। तो उसका नाम क्या दे दिया उसने,
एक्का एल्यूमिनियम नाम दे दिया। क्योंकि क्यों एक्का एल्यूमिनियम दिया उसने? क्योंकि एल्यूमिनियम के जस्ट नीचे है ना, नीचे मींस डाउन मींस एक्का, और एक्का एल्यूमिनियम मींस एल्यूमिनियम के जस्ट नीचे। और उसके बाद असलियत में जब वो डिस्कवर हुआ तब देखा गया कि गैलियम का जो प्रॉपर्टीज है ना वो एल्यूमिनियम के सिमिलर है। तो एक्का एल्यूमिनियम का नाम क्या हो गया? एक्का एल्यूमिनियम का नाम हो गया आपका गैलियम। ठीक है, एक्का एल्यूमिनियम का नाम क्या हो गया आपका? गैलियम। यहाँ पे गैलियम जो है ना वो है एक्का एल्यूमिनियम। और उसके बाद और एक क्या एलिमेंट है आपका? जर्मेनियम। जर्मेनियम का नाम क्या दिया था? एक्का सिलिकॉन। आप देखिए पीरियड टेबल पे जाइए, सिलिकॉन ढूंढिए। देखिए यहाँ पे सिलिकॉन कहाँ पे है? तो सिलिकॉन कहाँ पे है? देखिए यहाँ पे सिलिकॉन है, जस्ट इसके बाद वाला जो ग्रुप है। सिलिकॉन के नीचे भी जर्मेनियम है। तो इसका नाम क्या दे दिया था उसने? जर्मेनियम का नाम दे दिया था उसने एक्का सिलिकॉन। आ गया ना समझ में? सिलिकॉन के नीचे इसलिए एक्का सिलिकॉन। एक्का मींस डाउन, डाउन टू सिलिकॉन, इसका मतलब क्या हो गया? एक्का सिलिकॉन। आ गया समझ में? अब इधर देखिए, ये सारे एलिमेंट्स के नाम उसने पहले से ही प्रेडिक्ट करके गया था, और सिर्फ नाम मतलब सिर्फ पोजीशन नहीं, उसने प्रॉपर्टीज भी बता के गए थे कि प्रॉपर्टीज भी सेम होंगे। अब देखिए उसने क्या प्रेडिक्ट किया था, ये देखिए प्रेडिक्टेड एटॉमिक वेट कितना था एक्का एल्यूमिनियम का? 68, और गैलियम का कितना हो गया? ऑलमोस्ट 70, मतलब ऑलमोस्ट इक्वल हो गया। सारे वैल्यूज देखिए सेम सेम हो गया। आ गया ना समझ में? एकदम सेम सेम। यहाँ पे क्लोराइड का फॉर्मूला बताया था ये होगा, अब ये हुआ। देखिए सेम टाइप का, वो मैंने जो बताया था कि आपका जो फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला जो मैंने बताया था यहाँ पे एम्पिरिकल फॉर्मूला वाला पार्ट, देखिए एम्पिरिकल फॉर्मूला उसने ठीक सही सही बताया था उस टाइम पे। अब देखिए इसका भी एक्का सिलिकॉन का भी जो एटॉमिक वेट है बताया था 72, और असलियत में क्या हुआ था? जर्मेनियम का 72.6 मिला था, ऑलमोस्ट इक्वल मिल गया था। तो ये जो भविष्यवाणी करके गए थे ना वो सारे फ्यूचर जो वर्ड्स थे वो क्या हो गए? सही हो गए। आ गया समझ में? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है मेंडलिक पीरियड टेबल का। मेंडलिक में ये चीज बहुत अच्छे से बता के गए थे कि वो सही हुआ, वो जितने भी बताए थे वो सारे सही हुए। आ गया ना समझ में? तो इतना तक ही पढ़ा है हम लोगों ने आज तक। तो इसमें लास्ट तक क्या पढ़ा है हम लोगों ने? लास्ट तक पढ़ा कि हम लोगों ने उसने जो भविष्यवाणी किए थे वो सारे सच हुए थे। उनने जो भी एलिमेंट्स के नाम बताए थे वो सारे ही सच हो गए थे। आ गया ना समझ में? उसने जितने भी सारे एलिमेंट्स के नाम बताए थे वो सारे मिला है बाद में, ऐसा नहीं कि कोई भी नहीं मिला है। आ गया ना समझ में? तो ये सारे आपको याद रखना है क्योंकि एनसीईआरटी बुक में है, तो आपका आ सकता है एग्जाम में। आ गया ना समझ में? ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखेंगे इस चैप्टर का। अभी तक तो इतना तक ही खत्म हुआ है। तो आप लोगों को एज वाला जो पीरियड टेबल है इतना तक आप लोगों को रेडी करना है, पढ़ना है अच्छे से, इतना तक आप लोगों को पढ़ना है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट को लेके। ओके, तो ऐसे ही एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए लाइन बाय लाइन आप लोगों को बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगा। अगर चाहिए तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे कंटेंट लेके आ रहा हूं मैं फिजिक्स में, और मैथ्स में भी थोड़ा थोड़ा कंटेंट लेके आऊंगा मैं। फिजिक्स का भी फुल कंटेंट मिलेगा आपको। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।